और जब जवानों की बात आती है, जब देश के वीरों की बात आती है, तो सीना भर कर भी आता है और सीने के अंदर एक आग से जल जाती है। और उन्होंने जो अपनी जानें गंवाई हैं, अपने हाथ पैर गंवाए हैं, वो गंवाए खुद के लिए नहीं हैं, उन्होंने गंवाया है अपने देश के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए। और जैसे सर ने बताया कि सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। न्यू जनरेशन के लिए एक संदेश दिया है कि आप जो है अपने जहन से, अपने दिमाग से जहर को निकाले कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। सबने जो है अपने आप का कुछ ना कुछ हिस्सा इस देश के लिए दिया है। इंडियन आर्मी की फौज जवान जब अपने सरहदों पर खड़े होकर जो देश की हिफाजत करते हैं, तो पूरा देश अपनी नींद, अपना सुकून, अपनी एक सारी चीज़ें अपनी जो है इत्मीनान से कर सकता है, सुकून से कर सकता है। मैंने 3 पराक्रम में भाग लिया है। पहला ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा ऑपरेशन विजय कारगिल जिसको आप कारगिल युद्ध के बारे में जानते हैं, और तीसरा ऑपरेशन पराक्रम जिससे कि मेरी ट्रेजरी हो गई। तो पहला जो मेरा ऑपरेशन रक्षक था तो वहाँ निकालते थे, तो 8 आतंकवादियों को हमने मौत की घाट उतारा, जिसमें हमारा एक जवान कारगिल का ये चुटपुट सुन रही थी कि ये फायरिंग हो गया, उधर भी आतंकवादी घुस गए या हिजबुल मुजाहिदीन थे, कौन थे, लेकिन अपनी जो वहाँ पर जो हमारी इन्फेंट्री थी बार बार पलटन जा रही, तो पहला ही गोला हमारी बटालियन और मेरी तोप से निकला, चार्ली 2 से जोश इतना था, और पहला ही गोला तोलोलिंग के ऊपर हिट हो गया। तो ये मेरे लिए और मेरी बटालियन के लिए बहुत खुशी की बात थी, बहुत भरपूर था। तो उसके बाद में हम लोगों ने कई दिनों तक फायरिंग करने के बाद में तलोलिंग के ऊपर फतेह हासिल किया पहली तो, और तलोलिंग के ऊपर ही मैंने वो वर्डिंग बोली थी। छोड़ने के बाद में यहाँ पेट पाट पर पूरा मेरा फटा हुआ है, आंतरी उतरी बाहर आ गई थी, और मैं ऐसे बैठा हुआ था लेकर के। जब बैठा था तो यहाँ से ब्लड आ रहा, लीवर में से ब्लड निकल रहा था, और मैं खड़ा होने की कोशिश किया लेकिन नहीं उठा गया। उसके बाद में फिर हमारा ये सिलसिला चलता रहा। फिर 6 महीने बाद मुझे डुप्लीकेट टांगें मिली, जो एक भूत की तरह से उल्टी टांगें रहती हैं, बहुत भारी टांगें थी। मेरे अंदर 40 kg वेट था और 42 kg की मुझे टांगें मिल गई कि एक ही मिट्टी एक ही पूजा, इसके सिवा ना भाई दूजा, मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम वतन का हम कर जाएंगे, और गोद में इसके हम सो जाएंगे। तो ये इंडियन आर्मी है। और आज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ इंडियन आर्मी है, तो भी तो देश चल रहा है ना। इंडियन आर्मी के अंदर जिस दिन ये चीज़ें घुस जाएगी ना, उस दिन देश गुलाम हो जाएगा सर। वो देश के लिए खतरा है। वो कोई भी मजहब, जो बंदा देश के खिलाफ है ना, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वो मजहब में नहीं आता। देश का गद्दार है तो गद्दार है। अब यहाँ क्या चल रहा है, ये राजकारण के कारण हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि सेना हमेशा जिताने का काम करती है, और पहले भी किया था। अगर आज भी देश हारेगा तो हमारी गंदी राजनीति के कारण हारेगा। जो आज के युवा है, जो आज ब्रेन वॉश हो रही है हर चीज़ के लिए। गवर्नमेंट से भी यही आग्रह करता हूँ कि एक ऑर्डर ऐसा निकाल देना चाहिए, जो भी जन्म लेगा इस मातृभूमि पर, वो 2 साल हिंदुस्तान की सेना में नौकरी जरूर करेगा। तमन्ना रहती है कि मैं दोबारा भी जन्म लूँ तो इस मातृभूमि पर ही जन्म लूँ, और इस देश के एक सैनिक के रूप में ही मैं सेवा दूँ। ये मेरा एक बिल्कुल अटूट एक सपना है। और आज भी मैं इस कंडीशन में भी बहुत सैनिकों को ले, क्योंकि पीड़ा क्या होती है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त एक सबसे बड़ा गर्व की बात तो यह है कि हम लोग जहां मौजूद हैं, एक ऐसे शख्स के साथ, एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद है जिनको देखकर कई लोगों ने अपनी जिंदगियां संवारी। और जब जवानों की बात आती है, जब देश के वीरों की बात आती है, तो सीना भर कर भी आता है और सीने के अंदर एक आग से जल जाती है। आज हिंदुस्तान जो हमारा सेफ है, उससे सबसे बड़ी वजह हमारी इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी की फौज जवान जब अपने सरहदों पर खड़े होकर जो देश की हिफाजत करते हैं, तो पूरा देश अपनी नींद, अपना सुकून, अपनी एक सारी चीज़ें अपनी जो है इत्मीनान से कर सकता है, सुकून से कर सकता है। लेकिन वो नौजवान, वो देश का वीर, जब कोई चीज़ अपने देश के लिए लगाता है तो वो अपने आप को एक गर्व महसूस करता है। आज एक ऐसी शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं, औरंगाबाद अपडेट्स की टीम मौजूद है, जिनको देखकर आज हमें ऐसा लगता है कि वाकई में देश के अंदर ऐसे लोग भी आज मौजूद हैं जिसके दिल के अंदर एक तिरंगा बसता है, देश की जो है मोहब्बत बसती है। हमारे साथ दीपचंद सर जी मौजूद हैं, इंडियन आर्मी से हैं, और इनको हम जो है ऐसे अल्फाजों से हम सोच रहे हैं कि क्या अल्फाज इनके लिए कहा जाए, जितने अल्फाज इनके लिए हम कहेंगे वो सारे कम हैं। सर से हम बात करते हैं। सर, वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। हमारी टीम आप तक पहुंची है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपका पूरा नाम बताइए, अब कब जो है देश के अंदर, फौज के अंदर आप आए थे, और आगे देश के अंदर आने के बाद, जब इंडियन आर्मी के अंदर आने के बाद आपके साथ जो एक ये जो हादसा हुआ 2002 के अंदर, उसके बारे में हमें आपको कुछ बताइए सर।
सबसे पहले मैं जय हिंद बोलता हूं और सभी भारतवासियों को पूरे जो जैसे आपने जो वर्डिंग बोले हिंदुस्तान की सेना, तो सबसे पहले मैं सेना का व्याख्यान करता हूं। हिंदुस्तान की जो सेना है वो मात्र सेना नहीं है, वो ऑक्सीजन है। हमने कोविड में देखा ना कि कितना ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाती थी, तो वैसे ही हिंदुस्तान की जो सेना है वो ऑक्सीजन का काम करती है। सेना है तो देश है, बाकी बाद में हम सब आते हैं। ये रियलिटी है, इसको आवाम समझे, जल्दी जितना हो सकता है उतना फ़ायदा रहेगा। तो मैं नायक दीपचंद, मेरी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, गांव पंचग्रामी, गांव पाबड़ा, हिसार, हरियाणा। और मात्र मैं 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गया। और जो मुझे सेना में भर्ती होने का जो जज्बा मिला, तो मेरे परम पूजनीय दादाजी धर्मचंद सिंह से मिला, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और मैं हमारे जो आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी जब मैं वर्दी देखता था तो मैं बोलता था मैं भी फौजी बनूंगा। तो ये मेरे बिल्कुल आइकॉन है और मेरे रोम रोम में बसते हैं। तो उनकी वर्दी को बचपन में देखता था और मेरे दादाजी से प्रेरणा मिली 65-71 युद्ध के बारे में जो उन्होंने मुझे बताया, और वही प्रेरणा लेकर के मैं इस भारतीय सेना में भर्ती हुआ। और ट्रेनिंग किया मैंने नासिक, महाराष्ट्र, भारतीय तोपखाना जो भारतीय आर्टिलरी है उसके अंदर एक तोपची के रूप में मैंने अपनी कसम परेड खाई। और वहीं से मैंने संपूर्ण एक सैनिक की ज़िंदगी की शुरुआत किया। तो ज़िंदगी की शुरुआत करते ही पहली पोस्टिंग हमारी फिरोजपुर में थी, उसके बाद हम राजस्थान में भी रहे। सैनिक हमेशा एक कहावत बोलते हैं कि आराम परस्त में, पीस के अंदर जो बहाया हुआ पसीना युद्ध भूमि में खून बचाने का काम करता है। वो जब हम ट्रेनिंग करते हैं कभी कभी कष्ट भी होता है, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि हमारी जो एक्सरसाइज रियल लड़ाई की तरह एक्सरसाइज करते हैं, मगर वो इसलिए होती है कि भाई हम सैनिक हैं, क्योंकि हम ही अगर सुस्त पड़ गए तो देश का क्या होगा। तो इसलिए हमेशा हमारे को जागरूक रहना पड़ता है और हमेशा तंदुरुस्त और फिट रहना पड़ता है। मानसिक संतुलन हो, शारीरिक फिटनेस हो, सब कुछ देखना पड़ता है। और इसी को सैनिक, संपूर्ण सैनिक बोलते हैं। वरना छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गुस्सा आ जाता है या कुछ भी कर बैठता है, वो सैनिक नहीं होता। सैनिक को सब कुछ सिखाया जाता है, तब जाकर के एक भारतीय सेना का सैनिक तैयार होता है। तो ये फिरोजपुर में, उसके बाद औरंगा, इसमें अपना जबलपुर, दिल्ली, कई जगह रहने के बाद में पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर में ऑपरेशन रक्षक, जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने 3 पराक्रम में भाग लिया है। पहला ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा ऑपरेशन विजय कारगिल, जिसको आप कारगिल युद्ध के बारे में जानते हैं, और तीसरा ऑपरेशन पराक्रम, जिससे कि मेरी ये ट्रेजरी हो गई। तो पहला जो मेरा ऑपरेशन रक्षक था, तो वहाँ ऑपरेशन रक्षक में पहली बार हम कश्मीर में गए। पहली बार हमारे लिए जो बर्फ़ का इलाका था, हमने तो शशि कपूर की पिक्चरों में देखा था कि कश्मीर की कली में चिनार के पेड़ ये थे वो थे, मगर हमने पहली बार डल झील का कभी नाम सुना हुआ था और हम बोलते थे यार कश्मीर तो स्वर्ग है भारत का। तो पहली बार वहाँ पर कदम रखे, मगर हमारा रोल अलग था। हमारे सीनियर बोल रहे थे कि हम लोग वहाँ टूरिज्म नहीं जा रहे हैं, हमारे इस स्वर्ग को जो तहस नहस कर रहे हैं दहशतगर्द, उनको खात्मा मिटाने के लिए उनको जा रहे हैं। तो वहाँ पर हमने पहली बार AK-47 को देखा, 56 को देखा। टाडा में संजय दत्त जी का जब नाम आया था, उस टाइम खाली सुना था कि AK-47, 57 क्या है, लेकिन देखा नहीं था कभी भी साक्षात। और पहली बार वहाँ पर देखा तो काफ़ी भावुक लगता था कि यार आज AK-47 हमारे पास में है। वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई 2 महीने की, हम लोगों को कैसे चलानी है, क्या करना है। और उसके बाद में हमारे को वहाँ पर तोहफे हमारी जमा हो गई। और हमारा रोल था जो गाँव के अंदर, हम लोग वहाँ पर उड़ी सेक्टर के अंदर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, पट्टन, निहालपुरा, सागरी, भटपुरा, जीरन, ये उसके बाद तंगमार्ग, गुलमार्ग, ये रूट हमारा काफ़ी बड़ा एरिया हमारे अंडर में था। और जगह जगह हमारी बैटरियाँ डिस्ट्रॉय हो गई थी, ताकि एरिया को कैप्चर किया जा सके जो हम लोगों को गांव अंडर में दिए थे। तो रात को हम लोग वहाँ पर भी रह जाते थे, दिन में भी पेट्रोलिंग करते थे। तो ऐसे करते करते मुझे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला। 2 महीने तक मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया, रिजल्ट अच्छा आया तो 2 महीने तक दूसरों को सिखाया। उसके बाद में जब मैं बटालियन में आया तो हमारा एक रेजिमेंट का खुफिया विभाग था, उसमें मैंने भाग लिया। खुफिया विभाग का इतना फ़ायदा हुआ कि हम लोग अपनी जो कश्मीरी वेशभूषा में रहते थे, फैरन वगैरह पहनते थे, दाढ़ी दूढ़ी रखी थी, फयाज नाम था, हर आदमी का अलग अलग नाम था अपना अपना। तो मेरा फयाज नाम रखा गया था, क्योंकि वहाँ पर सब आपको पता है कि मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पर। तो वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो आतंकवादियों की सुने या सेना की सुने, बीच में पिसते रहते हैं। मगर वहाँ खुफिया विभाग में 8 महीने तक रहने के बाद में उसका ये फ़ायदा हुआ कि हमने इस वेशभूषा से, कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स से हम लोगों ने, हमारी बटालियन ने, हम लोग जो आगे आगे सर्चिंग करते थे, घर घर में जाके सर्चिंग होती थी, खुफिया जानकारियाँ निकालते थे। तो 8 आतंकवादियों को हमने मौत की घाट उतारा, जिसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया था, अवतार सिंह सर। एक ऑफिसर थे हमारे कैप्टन दीपक नंबियार, उनको गोली लगी लेकिन वो जिंदा है। तो
तो ये काफ़ी सिलसिला चल ही रहा था। तभी कारगिल का ये चुटपुट सुन रही थी कि ये फायरिंग हो गया, उधर भी आतंकवादी घुस गए या हिजबुल मुजाहिदीन थे, कौन थे। लेकिन अपनी जो वहाँ पर जो हमारी इन्फेंट्री थी बार बार पलटन जा रही थी और हमारे शहादत हो रही थी, कोई भी शख्सियत नहीं मिले थे। फिर नीचे से जो आर्मी को मूव का ऑर्डर मिल गया था, तो नीचे से जो सेना आने वाली थी वो डिले हो रही थी और यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा था। तो जो बटालियन वहाँ थी तो हम लोगों को भी स्टैंड बाई में रखा गया था, कभी भी मूव का ऑर्डर मिल सकता है। तो फिर ये करते करते आज मिलेगा कल मिलेगा, तो हमें एक दिन मौका मिल चुका है मूव टू कारगिल। तो एक सैनिक के लिए बहुत खुशी की बात होती है। हर सैनिक युद्ध लड़ने के लिए भर्ती होता, मगर मौका नहीं मिलता हर आदमी को। तो मेरी बटालियन और हम लोग बहुत खुशकिस्मत है और हमें मौका मिला मूव टू कारगिल। हमें 48 आवर्स का टाइम मिला था, लेकिन हमारे अंदर इतना जोश था कि हमने 24 घंटे के अंदर ही अपनी तोपों को तलोलिंग पहाड़ी पर लगा दिया था। तो ये इतिहास में आज भी रजिस्टर्ड है कि जैसे कि फॉर्म बल्लेबाज होते हैं ना, कि ये बोलते हैं 2020, जब आज का आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि जैसे हमारी बटालियन गई तो एक मतलब बाजी पलटी मार दिया। मतलब क्यों पलटी मार दिया? क्योंकि दुश्मन इतनी हाइट के ऊपर बैठा था, सब कुछ उसको नज़र आ रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो चुन चुन करके हमको निशाना बनाता था। मगर फिर भी हमारे अंडर 25 ईयर्स की पूरी हमारी जनरेशन थी, जोश था जवानों के अंदर कि कैसे भी हो जाए ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही हम लोगों ने पहली फायरिंग किया, किस्मत की बात ये थी कि हमारी बटालियन के लिए काफ़ी जितनी भी तोहफे लगी हुई थी सब आदमी तलोलिंग के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, मगर किसी का भी जो गोला है ना वो हिट नहीं हो रहा था। कभी किसी का इधर गिरा था, कभी किसी का उधर गिरा था। हम भी इनफॉर्म बल्लेबाज थे एक किस्म के, ऐसा नहीं था कि हम भी पूरे बेस्ट निशानेदार थे। लेकिन जब बोलते ना जाको राखे साइयाँ मार सके ना, किस्मत जब साथ देती है तो भरपूर देती है। तो पहला ही गोला हमारी बटालियन और मेरी तोप से निकला चार्ली 2 से, जोश इतना था और पहला ही गोला तलोलिंग के ऊपर हिट हो गया। तो ये मेरे लिए और मेरी बटालियन के लिए बहुत खुशी की बात थी। और वही डाटा मेरे नंबर वगैरह थे, हवलदार सुभाष सर बहुत माइंडेड आदमी थे, मतलब तो बोले बेटे टेंशन मत ले। पहले हमें डर लगा कि लगता अपने ऊपर ही गोला गिर गया, तो बोले बेटे घबरा मत, तुम टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ, कुछ भी होगा तो पहले मेरे को होगा बोले, क्योंकि हवलदार थे। और मुझे ये लगा कि यार पहली बार ही है और पहला ही मुहूर्त लगता अपने उधर गिर गया। लेकिन जब पूरा चेकिंग किया गया तब हमारे सीनियर अधिकारी आए और उन्होंने हाथ मिला कि वेल डन, आप लोगों ने जो काम करके दिखाया है वो आज इतने दिनों से हम लग रहे थे वो हो ही नहीं रहा था बोले। तो वो किस्मत की बात थी, इतना साथ दिया। और तलोलिंग पे हमने लगभग 7-8 दिन तक हमने फायरिंग, तलोलिंग पे सबसे ज़्यादा हम लोगों की फायरिंग हुई थी। तो रात को हम लोग वहाँ पर माइनस टेम्परेचर था, 17,000 के हाइट के ऊपर हम तोपों को खोलते थे और लेके चढ़ते थे। नॉर्मल जैसे ये ड्रेस आज पहन रखी है, अभी अगर लगेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने कारगिल में ड्रेस पहन रखी थी। मैंने नहीं, जितने वहाँ पर सैनिक थे कोई भी साजो सामान नहीं था, क्योंकि हम लोग लड़ाई के लिए थोड़ी गए थे, हम तो ऑपरेशन रक्षक में गए थे। और वहाँ पर इतना ठंडे एरिया और इतना टेम्परेचर जो माइनस का, गुमरी का वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट टेम्परेचर है ठंडी का। और हमारे पास ना कोई स्नो ये कपड़े थे। दूसरी बात ये थी कि वहाँ पर कोई बंकर नहीं था छुपने के लिए, और सीधा आता था तो कहीं पर भी नहीं था, मतलब बिल्कुल भी कोई बंकर नहीं था। अनजान एरिया था, हमें पता नहीं कि अपना एरिया है या दुश्मन का एरिया है। जहाँ भी रात को चढ़ना था, दिन में छुपे रहते थे हम लोग जैसे नॉर्मल पहाड़ी के नीचे। इसलिए बहुत कैजुअल्टी होती थी क्योंकि दुश्मन को पूरी एक्टिविटी नज़र आती थी। मगर हमारे अंदर जो था ना वो जोश वो बहुत भरपूर था। तो उसके बाद में हम लोगों ने कई दिनों तक फायरिंग करने के बाद में तलोलिंग के ऊपर फतेह हासिल किया पहली तो। और तलोलिंग के ऊपर ही मैंने वो वर्डिंग बोली थी जो हमारे भंवर सिंह साहब थे सूबेदार, कि साहब हमें राशन मिले ना मिले अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो साहब बहुत हंसते थे, बोला क्या करोगे यार तुम, इतना अम्युनिशन का ये था वो था। मैंने बोला रोटी मिलेगी नहीं चलेगा, लेकिन अम्युनिशन के बिना क्या करेंगे, अम्युनिशन जरूर चाहिए था। तो फिर वो हंसते थे, बोला तेरे को 24 घंटे अम्युनिशन बोलते रहते हो, कितना गोला बारूद चाहिए बोले। तो वो बेचारे तलोलिंग के ऊपर हमारा साथ छोड़ के चले गए, वहाँ पर उन शहीद हो गए मतलब। तो ये पहला झटका था हमारे लिए। हम 222 आदमी गए थे, हमने सोचा था 222 के 22 आएंगे, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हैं। कितने लोग बच गए थे? हमारे 4 आदमी शहादत हुई हम लोगों की, 4 लोग शहीद। हाँ। उसके बाद में 2002 में जो ये नहीं, उसके बाद में फिर हम लोगों ने कारगिल का पूरा युद्ध लड़ते लड़ते, ये तो 2 महीने लड़ाई चली, बहुत बड़ी थी। मेरा दोस्त मुकेश कुमार था, वो मेरे इन्हीं हाथों में यहाँ से गर्दन उड़ गई थी टाइगर हिल की लास्ट लड़ाई पे। तो उसकी शहादत का भी बदला हम लोगों ने लिया वहाँ पर तिरंगा लहरा करके। और इस लड़ाई के अंदर मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, मेरी बटालियन को 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले और कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। और लगभग 10,000 मेरी बटालियन ने गोले फायर किए, जो एक अपने आप के अंदर एक बहुत मादा रखते हैं, एक रिकॉर्ड है। और इसी अच्छे कार्य की वजह से मेरी बटालियन का आज कारगिल लिखने का जो हमें सौभाग्य मिला है। और दूसरी बात, आज
इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में मेरी बटालियन का नाम लिखा हुआ 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। बहुत प्राउड होता है कि ऐसी बटालियन का हम भी हिस्सा रहे और इस इंडियन आर्मी का हिस्सा रहे। सैनिक कभी आराम से नहीं बैठता। उसके बाद में जस्ट 99 के बाद में ही 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हो गया। उसके बाद सब आदमियों मूव कर दिया था। उस टाइम देश के अंदर इतना आक्रोश था, पूरी आवाम में भी और सैनिकों में भी, कि डेली डेली चुटपुट से अच्छा आर पार हो जाए, या तो वही रहो या तो हम ही रहे, बार बार क्या लेने का। जैसे पड़ोसी नहीं बार बार तंग करते रहते, तो वैसे हाल तो उस टाइम हो गई थी। तो अभी तक के इतिहास में, जब से अभी तक आज तक भी, उस टाइम जब सेना को डिप्लॉय किया गया था, पूरी हिंदुस्तान की सेना को हिला दिया था। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था, हर जगह से पूरी सेना को। पहले कारगिल में भी इतना नहीं हिलाया था, 71 के वार में भी इतना नहीं हिलाया था, मगर जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था ना, तो एकदम देश की आन बान और शान के ऊपर आ चुकी थी। पूरा फौज को हिला दिया था, सब बॉर्डरों पर लगा दिया था, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल बॉर्डर हो, कहीं पर भी आर पार होगा देखी जाएगी। पर मगर आपको पता कि भारी प्रेशर रहता है, अपने नहीं कर सकते थे, भारी देशों का प्रेशर के कारण 1 साल तक हम लोग रहे और कई जगह मूविंग वगैरह किया, मगर युद्ध नहीं हुआ। उसके बाद हम मेन लोकेशन में आ गए और अनलोडिंग कर रहे थे। अनलोडिंग जैसे करने लग गए तो बक्सा छोटा और हाथ मेरा उड़ गया। तो यहाँ पर भी लगी, और ये हाथ उड़ने के बाद में यहाँ पेट पाट पर पूरा मेरा फटा हुआ है, आंतरी उतरी बाहर आ गई थी। और मैं ऐसे बैठा हुआ था लेकर के, जब बैठा था तो यहाँ से ब्लड आ रहा, लीवर में से ब्लड निकल रहा था, और मैं खड़ा होने की कोशिश किया लेकिन नहीं उठा गया। तो बंदों ने बोला भाई उठाओ, तो उठाने के लिए जैसे आवाज़ आ रही थी, और वहाँ पर आजू बाजू में जब बारूद होती तो आग लग गई। तो आने लगे, तो मुझे बचाने के लिए बंदे आने थे, मुझे आवाज़ आ रही कि आ रहे हैं। तो किसी ने पीछे से आवाज़ मारी कि एक और फट जाएगा, तो बंदे फिर भाग गए वापसी। फिर किसी तरह हिम्मत करके एक जेठ सिंह था, किशन लाल सर थे, और फिर हमारे पूरे बंदे आए और उन्होंने फटाफट बक्से को खींचा। बक्से के पीछे मैं बैठा था, आग को बुझाई और मुझे उठाया। तो मैं उनको बोला था रो मत। रोने वाली बात ही थी, क्योंकि उनको देख रहा था यार बंदे की आंतरी भी नज़र नहीं आ रही है, हाथ पाँव सब कट चुके, इतना ब्लड है, और ये बंदा बोल रहा आप रो मत। वो बंदे रो रहे थे बहुत ज़्यादा कि यार कैसे हो गया। तो मैं बोला था रो मत आप। तो वो बोले रोने वाली बात ही थी, क्योंकि उनको लग रहा था 5-7 मिनट का मेहमान है। तो जिसने मेरी टांगें पकड़ी तो वहीं पर उनसे छूट गई, मतलब जो हड्डी हुड्डी थी वहीं गिर गई, और भी क्योंकि उससे देखा नहीं गया बंदे से। और फिर मुझे हॉस्पिटल में ले जा गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले भैया मुश्किल है, मतलब ये डेथ है और 5% चांसेस हैं इसके, अगर इसको काट कूट देंगे तो। सीओ ने पूछा क्या हो सकता है, बोले सर मुश्किल है बचना, लेकिन ऑपरेशन वगैरह कर देंगे तो 5% चांसेस हैं शायद बच जाए। तो उसके बाद में फिर सीओ ने बोला भाई ठीक है, अभी सीओ ही माई बाप होता है हमारा, तो और हम आपस में साथी होते हैं, क्योंकि परिवार तो हमारे गांव में रहते हैं। तो सीओ ने साइन कर दिया, और वो डॉक्टर को बोला आप अपना काम करिए, बाकी हम अपना काम करेंगे। तो ऑपरेशन पूरी रात चला, और पूरी रात ऑपरेशन चलने के बाद 17 बोतल मुझे खून की चढ़ी लगातार। और मेरी बटालियन के अंदर फिर पूजा पाठ शुरू हो गई, और बंदों ने खाना पीना भी नहीं खाया, क्योंकि एक मैं सबका चहेता भी था, और एकदम ये ट्रेजेडी हो जाती है ना, तो बहुत घाव लगता है कि 6 फुट से बंदा 4 फुट का हो गया है यार एकदम से। तो फिर बड़ा दिक्कत आई बंदों को, और काफ़ी मेरे लिए बहुत सपोर्टिंग किया। और डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद में बोला कि सर इसको 72 घंटे बाद में पता चलेगा अगर होश आ गया या क्या होगा, मतलब अभी उसके बाद में बताएंगे। मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, मुझे 12 घंटे बाद ही आँख खुल गई। और जब आँख खुली तो वहाँ पर जो MNS थी उन्होंने डॉक्टर को बताया, हमारे साथी भी थे। डॉक्टर ने मेरे सीओ को फ़ोन किया, कर्नल महेंद्र रत्ता साहब को, जो सेना मेडल मिला था उनको कारगिल में। तो उन्होंने बोला सर वो अभी नहीं मरेगा। डॉक्टर बोले कि डॉक्टर मैं हूँ या आप हो? सीओ साहब बोला सर मुझे नहीं पता, मेरे मुंह से निकला है, और अभी नहीं मरेगा, वो लड़का बहुत हिम्मत वाला है, बोले आप देख लेना। मैंने उनको कारगिल में भी देखा और काफ़ी मैं करीब से जानता हूँ उनको। तो सीओ साहब की वो वाणी बोली हुई थी, राज आपके मैं सामने बैठा हुआ हूँ, और बेकायदा जिंदा हो गए। और फिर उसके बाद में काफ़ी दिनों बाद परिवार की एंट्री होती है। परिवार में क्या रहता है, अभी इतना दुख है तो परिवार को कैसे बताएंगे। तो हमें ये लगा कि यार मैं अगर ये परिवार को, मेरी कंडीशन मेरी वाइफ देखेगी, मेरी उम्र 27 साल, वाइफ की उम्र 22 साल, नई 22 साल की लड़की क्या सोचेगी। तो एक बच्चा 1.5 साल का, ऊपर से 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उसके दिमाग में क्या आएगी। तो मैंने क्या सोचा कि यार उसको तकलीफ़ होगी, इससे अच्छा जब वो मिलने आती थी तो मैं मेरे पाँव के आगे तकिया लगाता था। तो तकिया लगाने के बाद में जब वो मिलने आई तो उसको लगता था कि हाथ गया है, कोई बात नहीं रिकवरी हो जाएगी। तो ऐसे ही सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। मगर काफ़ी दिनों बाद मिसेज को पता चला, फिर उसने भी सोचा भाई ये अपना मतलब मुझे खुश रखने के लिए ये अपना मतलब दुख छुपा रहा है। तो वाइफ ने भी अपना दुख छुपाया, भाई ये भी मैं खुश रहे, तो एक दूसरे को समर्पित वाली बात थी। और ऐसे करते करते फिर मेरे हॉस्पिटल के अंदर ही मेरी वाइफ को भी बच्चा हो, मैं भी हॉस्पिटल में, वाइफ भी हॉस्पिटल में। वही हॉस्पिटल में ही वाइफ ने दूसरे बच्चे को डिलीवरी दी, जो छोटे वाला लड़का मेरा सुजीत।
और उसके बाद में फिर हमारा ये सिलसिला चलता रहा। फिर 6 महीने बाद मुझे डुप्लीकेट टांगें मिली, जो एक भूत की तरह से उल्टी टांगें रहती हैं। बहुत भारी टांगें थी, मेरे अंदर 40 केजी वेट था और 42 केजी की मुझे टांगें मिल गई। नीचे से इतना मोटा लक्कड़, इधर लोहा पूरा, इधर बेल्ट। तो बड़ा फिर भी मिला तो खुशी ये थी कि चलो यार जैसे भी है, भले ही डुप्लीकेट हो, कुछ भी हो, थोड़ा चलेंगे तो। क्योंकि एक उमंग थी ना, अभी यंग अवस्था में ये चीज़ें हो जाती है तो पूरा जीवन कैसे जिएंगे। फिर थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके चले, कैसी भी तरह तकलीफ था, जो भी था। मगर डॉक्टरों ने मुझे चलने के लिए मना किया था, क्योंकि इतना सर्जरी हो चुकी थी और नीचे से ना टांके वगैरह काफ़ी फट सकते क्योंकि वेट के लिए। लेकिन उन्होंने बोला था अपना ये टॉयलेट बाथरूम और ये अपना कुछ करिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, थोड़ा बहुत आपको ये काम आएंगी। उसके बाद में ये जो ये टांगों की एंट्री होती है, टांगें मैंने अपनी पसंद की बनाई है। पहला आदमी हूँ जिनको कोई भी सपोर्ट नहीं है। माय गॉड। हाँ, ये टांगे मैं जब लेटा रहता था तो मैंने दिमाग में आती थी कि मतलब मेरे को कारगिल की बातें याद आती थी। मैं राजस्थान में क्रॉस कंट्री भी करते थे, तो हमारी बैटरी स्ट्राइकिंग डिवीजन पर आई थी, उसमें मैं भी हिस्सा लिया था। तो बड़ा वो दिमाग में आती थी कि यार इतना जोश होकर के राज चारपाई भी पड़ा, तो आत्मगिलानी होती थी, वो भी सैनिक। तो मैं सोचता था कल बच्चे क्या बोलेंगे, वाइफ किसके पास जाएगी तो वो बोलेगी यार हस्बैंड की तो ये कंडीशन है। तो एक पीड़ा महसूस होती थी। तो मन मन में सोचता था कि नहीं, बिल्कुल भी झुकना नहीं है। अगर आज झुक गए तो कल तुम्हारे बच्चे भी फुटपाथ पर आ जाएगी और बीवी भी कटोरा लेके बोलेगी यार नहीं। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है बंदा, वो तन मन धन से नहीं, तो मन से अगर आप सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो तभी आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने सोचा अगर मैं ही अगर घुटने टेक दिए सैनिक होकर के, तो फिर परिवार क्या करेगा फिर। तो मैं ये बात सोचता रहता था। फिर मुझे ये टांगों के बारे में मन में अपना खुद को, ये मेरी खुद की बनाई हुई टांगें हैं, मतलब बनाई उन लोगों ने, मेरा खुद का दिमाग था। तो मैं पढ़े पढ़े मैंने बोला अगर हाथी का टांग कट जाए तो कैसे होगा। तो वहाँ पर मैंने कहानी सुनाई। वहाँ पर ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर साहब बहुत गुस्सा होते थे, ये मेंटल है, बेवकूफ़, सबको ये बातें सुनाता रहता है, हाथी की टांग कट गई, इसको डंडे लगाओ, पढ़े पढ़े कोई काम नहीं है बोले। लेकिन मेरे दिमाग में चलता रहता था। तो एक दिन मैंने राउंड के ऊपर आए डॉक्टर को बोला अच्छा वो टांगे के बारे में बात करा, कुछ नहीं होने वाला, जो मिल गया ये था वो था। तो मैंने क्या किया, एक दिन चारपाई से जंप कर दिया। तो जंप कर दिया तो, और ये ऐसे जंप कर दिया, ऐसे जंप कर दिया, मतलब ये, और पतला सा एक हाफ पैंट थी और एक टी शर्ट थी और ये सॉक्स साक्स कुछ नहीं था ये। तो ऐसे जंप किया तो चारपाई पर नीचे। तो जंप करने के बाद में बंदों ने मेरे को उठाया, मैंने बोला कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो मैं भावुक हो गया, रोने लग गया और गुस्सा भी था कि कोई डुप्लीकेट चीज़ मांग रहा हूँ ना, कोई चीज़ सोना चांदी थोड़ी मांग रहा हूँ, देश के लिए इतना कुछ किया यार, आप लोग मना कर रहे हो। लेकिन उन्होंने बोला ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है कि बिना सपोर्टिंग के कैसे चलोगे आप, ये टांगे निकल जाएगी, बिना बेल्ट के आज तक किसी का बनाया ही नहीं, तुम जो बोल रहे हो वो आज तक हुआ ही नहीं, कैसे होगा। मैंने बोला कोई हाथ नहीं लगाएगा। मगर कौन सोता फौज में, ज़बरदस्ती उठाया मेरे को, क्योंकि टाँके टोके खुल जाएंगे, बेवकूफ़ आदमी है बोले। और फिर मेरे रेजिमेंट में फ़ोन कर दिया, ये पागल है बोले, ये था होता। तो मेरा सीओ वगैरह आया अगले दिन, क्या बेवकूफ़ी कर रहा तू मैंने बोला, मैंने सीओ को बताया, मैंने बोला मैं ऐसी ऐसी बातें, बोला ऐसे कैसे हुआ, आज तक कुछ चीज़ हुई नहीं, डॉक्टर पागल है क्या बोले। मगर मेरे दिमाग में तो वो चीज़ घर कर चुकी थी कि मैंने बोला नहीं, कुछ भी हो ये चीज़ करवानी है। तो फिर हर बार, हर संडे मंगलवार को जब राउंड पाते, फिर मैंने वही बात बोलनी। तो फिर नीचे वालों को मैंने पटाया, वहाँ पर जो अली सर थे जो टांगे बनाते थे, उनको बुलाओ। बिल्कुल उसने बोला यार तू कहाँ कहाँ बातें बताता रहता, मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन डॉक्टर को कौन समझाएगा। तो फिर वहाँ का सुपरवाइजर अवतार सिंह सरदार जी था, उसको बताया। मैंने बोला सर आप दोनों हाथों भरो। फिर हमारे सर्जन थे पिथवा सर, और ब्रिगेडियर साहब को कौन बताए, अभी पूरी चैनल था ना, लेकिन किसको समझाएं। तो मैंने नीचे वालों को एक दिन बताया राउंड पे, तो उन्होंने सबने दोबारा इतनी सारी जिद कर रहा है, बोले यार अली ये क्या बोल रहा है। बोले साहब देखते हैं। तो डॉक्टर बोलता है अली यू शुड भी पेमेंट, अगर गड़बड़ होगी तो तुम पेमेंट लोगे। बोला कोई भी चांसेस नहीं है, रिस्क तुम ले रहे हो, बस आप ट्राई मार लेते। मैंने बोला सर आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा मैं, आप बोलिए। तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, हाँ बताते रहे दिमाग में क्या चल रहा है। फिर वो बनाते रहे स्केल से, ऐसे ये वैसे वो करके फिर ये टांगे बनाई। और ये टांगे बनाई तो बोल रहा यार कैसे चलोगे कैसे नहीं चलोगे। फिर उन्होंने जैसे टांगे मुझे पहनाई, तो फिर भगवान की, मैंने बोला ना कि मन की शक्ति जब होती है, ऊपर वाला जब साथ देता, तो चाहे वो अल्लाह ताला हो, चाहे भगवान, कुछ भी मानो आप, तो दिल फाड़ के देता है। फिर ये टांगे पहनने के बाद में मैंने वहाँ पर फुटबॉल खेल के दिखाया, और इन्हीं टांगों के ऊपर। और आज भी मैं कई बार मौका मिलता तो फुटबॉल खेलता हूँ इन्हीं टांगों पर तो इसलिए फिर वो कमांडर ने भी देखा कि यार ये, मतलब मैंने उनको एक चीज़ करके दिखाई, असंभव को संभव करके दिखाया कि नहीं, अगर दृढ़ संकल्प हो बंदे के अंदर तो कुछ भी कर सकता है। मतलब तो ये कोई निकलती नहीं थी। मैं फुटबॉल, बंदे बोलते यार ऐसे मारता ये निकल जाएंगी, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। तकलीफ़ है, तकलीफ़ तो पूरा जीवन भर है, मगर इसको लेके नहीं बैठने का है। तब फिर कमांडर साहब खुश हुआ, और खुशी इतनी हुई कि जब भी नए बंदे आते थे, और आज भी मैं रिटायरमेंट होने के बाद में, अभी कोविड को छोड़ दिया जाए तो आर्टिफिशियल सेंटर पुणे, पीपी होम में आज नए सैनिक आते तो मुझे हर साल में 2 बार बुलाया जाता है कि भाई उनसे मिलो। मतलब आज मेरा उदाहरण देते हैं कि मतलब उनसे मिलो कि वो कैसे जीवन जी रहा है अपना, चोट लगने के बाद में, और उसने अपने जीवन को कैसे एक नॉर्मल ज़िंदगी
बना दिया दिव्यांग होकर के भी। तो आज नए जवानों को मुझे बुलाया जाता है, तो नए जवानों को मैं समझाता हूँ भाई टेंशन मत लो, जैसा भी हो गया आपको, लेकिन आप जीवन। तो मुझे जवान देख करके हौसला आता है कि साला इतना कुछ होने। कई जवानों को क्या, किसी का हाथ ही कटा लेकिन वो रोता रहता है, किसी की टांग ही कटी है नॉर्मल, वो भी रोता रहता है। फिर वो मेरे को देखता है कि बोला यार इसके तो सब कुछ कटने के बाद भी बंदा खुश रहता है, तो फिर उनको एक जीने की एक आस मिलती है मतलब। अच्छा सर, उसके अलावा अब इसकी ये बातें कि हटकर अगर बातें देखी जाए तो आपके फैमिली के ऊपर जब हम बात करें, आपके लड़के, बड़ा लड़का भी मैंने देखा है, छोटा लड़का है, उसके अलावा आपकी फैमिली ने कंप्रोमाइज़ आपके साथ बहुत बड़ा किया। आपकी वाइफ है, सल्यूट है ऐसे वाइफ को जिसने इतना होने के बावजूद आपका साथ छोड़ा नहीं, आपके साथ रही। तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि मैं इतना हो चुका हूँ और वाइफ कैसे वो करेंगी, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया आगे? तो सर वाइफ का तो ये ना कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा क्योंकि देखो वाइफ का, देखो मैं आपको ये बताता हूँ, कोई भी औरत है वो अपने पति को हर कोई भी लगा लिए, हर चीज़ के सपने रहते हैं कि भाई मेरा हस्बैंड भी ये हो। और मैं तो जन्मजात तो दिव्यांग था नहीं, हमने भी एक ज़िंदगी जी है, मगर मैंने इस कंडीशन में भी अपनी वाइफ को वो सम्मान दिया, अपने बच्चों को, जो एक आम आदमी देता है। उल्टा आम आदमी कुछ भी नहीं करता। मैं तो समझ रहा हूँ जो आज की मेरी धारणा है ना, आम आदमी मेरे सामने फैल है। और ये कोई प्राउड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्यों करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जीवन को कैसे जीना है वो मैं हज़ारों आदमी बोलता हूँ, मुझसे सीखिए। आज भी मैं, आप मानोगे मेरे पास स्कूटी है, मैं मेरी वाइफ को शिमला तक घुमा के लेके आया हूँ उस स्कूटी के ऊपर। मेरी वाइफ पीछे बैठती है और शिमला घुमा के लेके आया हूँ मैं स्कूटी के ऊपर, मतलब। तो ये मतलब तो ये चीज़ें, अगर कोई का हस्बैंड अगर ऐसे काम करेगा तो बीवी क्यों नहीं खुश रहेगी। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है बीवी के लिए छोड़ा मैंने कि भाई जिसको जो आम आदमी उसको नहीं दे सकता है। कंधे से कंधा मिला करके हमेशा साथ रहते हैं। बाप का फर्ज निभाना है। तो 2 बेटे थे, जो बेटी मेरी है ये मैंने अडॉप्ट किया है। 1.5 साल की बेटी को मैं लेके आया था इसको, और आज ये 9th में है, क्योंकि बेटी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो घर तभी संसार में आपको फूला फूला रहता है। और ये मैं क्यों बोलता हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ ना, तभी मैं दूसरे को बोल सकता हूँ। अभी मैं भी बोल सकता था किसी को कन्यादान दे दो, 2 लाख रुपये, 50,000 रुपये, वो आपका कोई वो नहीं होता कि हाँ भाई मैंने भी नहीं। आप उसको महसूस करिए, आप पालन पोषण करिए। तो उसको मैं 1.5 साल की बेटी को लेके आया था, तो मुझे पता ना मैंने उसको किस तरह पाला हुआ है। तो वो चीज़ें हैं। और मैंने उसके बाद में चोट लगने के बाद में भी मैंने कैंटीन में काम किया, मैंने क्रैकर्स की शॉप भी लगाता था। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी आर्मी में। तो ऐसा नहीं कि मैंने, क्योंकि जीवन में अगर आगे बढ़ना है और खर्चे बढ़ते रहते तो खर्चे कहाँ से लेओगे। उसके बाद में मेरी वाइफ को मेरे इस काम के कारण मैंने खुद ने कंप्यूटर कोर्स किया, ऐसा नहीं है। तो मेरी वाइफ ने देखा कि यार ये आगे बढ़ना चाहता है तो मैं भी साथ दूँ। तो उसके बाद मैंने मेरी वाइफ को कोर्स करवाया कंप्यूटर का। और यहाँ पर अभी जॉब पर जाती मेरी वाइफ, तो वाइफ जब जॉब पर जाने लगी तो मैंने सब कुछ बंद कर करके मैंने घर की जवाबदारी ले लिया कि भाई वाइफ काम पर जाए। आज मेरी वाइफ के लिए मैं खाना पीना है ये सब कुछ बनाता हूँ, क्योंकि हाँ सारा काम, क्योंकि आप क्या किस तरह से अपना घर चलाना है ना। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कल तक हम काम कर रहे थे तो वाइफ घर में काम कर रही थी, अगर आज वाइफ मेरी काम कर रही है तो मैं घर का काम क्यों, क्या परेशानी है। तो हाथ बढ़ाना, यही चीज़ें हम लोगों को एक दूसरे के समर्पित करती है कि नहीं, एक दूसरे के सुख दुख के अंदर हम खड़े हुए हैं। तो यही चीज़ें हमने सोचना, वरना हम भी बोल सकते यार हाथ पाँव नहीं लेके बैठे रहो, रोते रहो, क्या मतलब उस चीज़ का। नहीं, तो वाइफ ने भी सोचा कि जब इस कंडीशन में ये कुछ आगे बढ़ना चाहता है तो साथ देगा ना, चाहे बच्चे हो चाहे परिवार हो। सर उसके अलावा, जैसे इसके अलावा एक हटके एक सवाल ये है कि जब जैसे हमें देख रहे हैं अभी देश के अंदर ये हालात है कि कोई इसके ख़िलाफ़ बोलने की कोशिश करता है, कुछ उस मज़हब के ख़िलाफ़ बोलने की कोशिश करता है, देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। तो क्या ऐसा इंडियन आर्मी के अंदर भी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं या देश के सिपाही उस चीज़ को मानते हैं? नहीं, देखो इंडियन आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने देश को बचाना है तो हर जो हिंदुस्तान के अंदर जो पैदा हुआ, अगर वो शारीरिक क्षमता से फिट है, दिव्यांग को छोड़ दिया जाए, अगर वो 2 साल नौकरी कर ले तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ निकल सकता है। क्योंकि इंडियन आर्मी में आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, इंडियन आर्मी में आपको ये बता रहा हूँ, ये देखो ना, इन्होंने ये टांगे मेरी कल ही नहीं बनाई है, और वो मेरी नहीं बनाई है, हजारों लाखों सैनिकों उन्होंने टांगे बनाई, वो तो नहीं सोचा उसने मैं ली हूँ। मतलब ये सेना के अंदर भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न मजहब से आते हैं, भिन्न भिन्न प्रांतवाद आते हैं, मगर हमारा एक ही रहता है। जैसे आज हिंदुत्व की, हिंदी की भाषा की बात करें तो कौन इस्तेमाल करता है, हम बोलते हैं ना सब आदमी हम हिंदी है, हम वतन है, कोई बोलता नहीं, सब अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन एक इंडियन आर्मी ऐसी चीज़ है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, जो हर निपुण है हर चीज़ से, वहाँ पर एक ही हमारी मातृभाषा जो है उसका इस्तेमाल होगा। हम कहीं से भी आए, हम समान हैं बिल्कुल, कोई ऊंचा नहीं कोई बड़ा नहीं, हम सैनिक हैं। उसमें सैनिक चाहे जनरल भी हो, चाहे एक सिपाही हो, चाहे वो स्वीपर है, चाहे वो बाबू काम करने वाला है, चाहे वो मिसाइल चलाने वाला है, वो सैनिक है। एक ही वर्दी है, एक ही राशन है, एक ही सब कुछ है।
तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि एक ही मिट्टी एक ही पूजा, इसके सिवा ना भाई दूजा। मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम वतन का हम कर जाएंगे, और गोद में इसके हम सो जाएंगे। तो ये इंडियन आर्मी है। और आज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इंडियन आर्मी है तो भी तो देश चल रहा है ना। इंडियन आर्मी के अंदर जिस दिन ये चीज़ें घुस जाएगी ना, उस दिन देश गुलाम हो जाएगा सर। और ये रियलिटी में है। जितना जल्दी आज के युवाओं को समझ में आ जाए, मैं आपको बोल तो रहा हूँ ना, अगर हिंदू मुसलमान होता तो आप खुद सोचो ना, अकबर का सेना नायक हिंदू थे कि नहीं थे? युद्ध तो कभी हुआ क्या? पहले युद्ध किसने लड़ा था? अंग्रेजों ने लड़ा था। हर पीछे क्या हुआ वो छोड़िए, आज एक दूसरे को, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ, हमें तो 18 साल की उम्र में गए, हमें तो सेना में आने के बाद पता चला कि कोई हिंदू मुसलमान भी होते हैं। क्योंकि हमारे संस्कार हमारे दादाजी से ऐसे हुए थे कि सर्वधर्म, आज भी जो मैं टोपी लगाता हूँ इस पर लिख रखा है, सर्वत्र इज्जत और इकबाल, सभी धर्मों का सम्मान करें। और वही सीख हम लोगों ने दी है। और वहाँ हमारे चलता नहीं है, वहाँ हम लोग मस्जिद में भी सफाई करने के लिए जाते थे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। गुरुद्वारे में भी लंगर चखने जाते थे, सफाई करते थे। और वह मंदिर में भी हमारे तो बहुत बंदे आरती करते थे, कभी हमारे हुआ ही नहीं है। आज भी हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसमें हमारे जग्गा है, फ्याज है, काफ़ी हमारे जो रहमत मियाँ जी हैं, मेरे हमारे सीनियर थे, उनको देख करके आज हम भी दारू पी लेते। हमारे एमडीएस हुसैन साहब थे जो शहीद हो गए कारगिल में। जब हम नए भर्ती हो गए तो एमडीएस हुसैन ने बोला, बेटा हमने बर्फ़ काटी है तो बर्फ़ में भी हमने दारू नहीं पी, तो ये चीज़ तुम भी इस्तेमाल नहीं करो। आज भी हम उनको गुरु मानते हैं। उन्होंने एक छोटी सी वर्डिंग बोली थी जब हम रंगरूट गए थे, उस टाइम फ्री मिलती थी हम लोगों को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम को लीजिए, आप जैसा विचार करेंगे ना, मैं आपको क्या बोला, आपके अंदर जैसे विचार आएंगे आप दूसरे को वैसे ही विचार करोगे। गंदे विचार आएंगे तो गंदे ही आपके मुंह से निकलेगा, अच्छाई बांटोगे तो अच्छाई आपको मिलेगी। ये अपने मन के अंदर है। वरना आज आप ये बताइए, हजारों आदमी अगर हिंदू मुसलमान है, आपको किस हिंदू ने आपको घर पे आके गला काटा, या किस मुस्लिम ने हिंदू का गला काटा जाकर के? नहीं। लेकिन ये ब्रेन वॉश होती जा रही है और ये अपने देश के लिए ठीक नहीं है। मानते ना बात को? ये आप हम लोग तो अभी बोलते ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना, लेकिन फिर भी इतना बोलने के बाद भी देखो 1% कोई भी है ना, देखो आज मेरे को बताइए 1% वो गुंडा ही है, वो किसी मजहब में भी लगा लो आप, वो देश के लिए खतरा है। वो कोई भी मजहब, जो बंदा देश के खिलाफ है ना, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वो मजहब में नहीं आता। देश का गद्दार है तो गद्दार है। क्योंकि जो भी कोई भी लगा लिया आप, जो अपने इस मिट्टी की खुशबू को नहीं समझ सका। वरना इतने इतने महापुरुष हुए हैं, आप बताइए ना। बेशक। तो ये चीज़ें ना, अब्दुल हमीद को ले लीजिए, परमवीर चक्कर था ना, कहाँ हिंदू मुसलमान की बात आ गई। सेना में तो बिल्कुल ये चीज़ें तो बिल्कुल कोसों दूर है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सेना में तो कोई भी आपके यहाँ महाराष्ट्र में से सर नहीं पूछते, कोई भी कुछ भी नहीं है। सेना के अंदर एक हमारी राष्ट्र की आन बान और शान तिरंगा है हमारा, उसकी हमने रक्षा करनी है। उस तिरंगे के लिए या तो हम अपने आप को सिर कटवा सकते हैं मगर कभी झुका नहीं सकते, या उस तिरंगे को लहरा के आते हैं, या तिरंगे के अंदर लिपट के आते हैं मगर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते। हमारे साथी कौन है? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ आपको। हम वहाँ तो कभी चलता ही नहीं है ये चीज़ के लिए कि तुम कौन हो, तुम मद्रासी हो, तुम बंगाली हो। को मतलब वहाँ देखिए बंगाली भी आते हैं, मद्रासी भी आते हैं, लेकिन सब हिंदी बोलते हैं। तमिल वालों को हिंदी बोलते नहीं थी, तो वहाँ आने के बाद हिंदी बोलना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें कोसों कोसों दूर हैं। अब यहाँ क्या चल रहा है, ये राजकारण के कारण हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि सेना हमेशा जिताने का काम करती है और पहले भी किया था। अगर आज भी देश हारेगा तो हमारी गंदी राजनीति के कारण हारेगा। जो आज के युवा है, जो आज ब्रेन वॉश हो रही है हर चीज़ के लिए, नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि गवर्नमेंट से भी यही आग्रह करता हूँ कि एक ऑर्डर ऐसा निकाल देना चाहिए, जो भी जन्म लेगा इस मातृभूमि पर, वो 2 साल हिंदुस्तान की सेना में नौकरी जरूर करेगा। फिर देखो आप कैसे देश बदलेगा, ऑटोमेटिक बदल जाएगी। क्योंकि आज है ना जो हमारा दर्द छुपने के लिए ना, हमारा खुद बता रहा हूँ आपको, एक सैनिक जब सरहद पर रहते हैं, देखो हमने तोप चलाई है, कोई हेलीकॉप्टर चलाता है, करोड़ों के हम पुर्जे खोल देते हैं, जोड़ देते हैं, करोड़ों की आती हैं, करोड़ों का हमारे पास चार्ज रहता है वहाँ पर। आप मानो कि कितने के 10-10 करोड़ रुपये के ऊपर साइन करते हैं हम लोग कई बार। उतनी बड़ी तोपें, इतनी बड़े हथियार अम्युनिशन साथ में रहते हैं, कितना सिक्योरिटी का काम। और हमारी एजुकेशन क्या होती है, कोई हमने इंजीनियर नहीं किया होता, कोई पॉलिटेक्निक किया होता, 10वीं पास बंदे, जैसे आपकी हैंड राइटिंग इससे बुरी हमारी थी, नहीं झूठ नहीं बोल रहे। तो वहाँ सेना में हमारे पास इतनी जवाबदारी होती है, 10वीं पास बंदा क्या क्या करता है। मगर वही 10वीं पास बंदा यहाँ आ जाता है जिसकी वैल्यू वहाँ पर करोड़ों में होती थी, देश के लिए बिल्कुल आज कितनी रक्षा करता था एक आदमी, और यहाँ आने के बाद क्या करता है सैनिक को? कौन पूछ रहा है? एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं हम लोग, और कौन पूछता आकर के हम लोगों ने, भैया तुमने क्या किया? और सैनिक कभी नहीं बोलता कि मैंने ये जंग लिया, वो जंग लड़ी। सैनिक बोलता है यार वो भी सेवा थी और ये भी सेवा है। और संयम की मैं क्यों बात बोलता हूँ, आपने कश्मीर में भी देखा, कल तक वही बंदे पत्थर मार रहे थे, जब बाढ़ आई तो वही बंदों को निकालने गए। और आज आप बताइए, आज मैं में तू तो हो जाएगी तो हम बात नहीं करेंगे, दूर मुकर के चलेंगे।
तो संयम दिखाना पड़ता। हमारे पास बंदूक होते हुए भी कोई पत्थर भी मारता नहीं, हमारे दिमाग में ये आती कोई बात नहीं, इसका ब्रेन वॉश हो चुका है, हमारा नहीं हुआ है, तो ये हमारा भाई है। और हम लोग सिविल, यहाँ सिविल में क्या कर देते, उसी टाइम डंडा मार देते। लेकिन सेना में देखिए आप, किसी ने गोली चलाई, और ये आपके सामने भी हुआ है कि पत्थर मारे, वो कुछ भी करता। लेकिन मगर सैनिक क्या करता, सैनिक हर नागरिक को अपना भाई समझता है। ये है सैनिक। सेना के अंदर कभी भी ये चीज़ें ना उठी है ना होगी, क्योंकि जिस ये चीज़ें, मैं तो बोलता हूँ देश को खोखला करने वाली बात नहीं है, देश सबका है। और हमने सेना में यही चीज़ सीखी है, और यही चीज़ सिखा करके आने वाली पीढ़ी, क्योंकि हमने अपने दादा पुरखों से यही चीज़ सीखी कि बेटा अनेकताओं में एकता रखी है। और यही अनेकताओं की एकता की मिसाल है हमारी जो इंडियन आर्मी। ठीक है सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब भी अगर देश की आवाज़ लगती है कि दीपचंद सर को बुलाया जाए, देश के लिए आपकी ज़रूरत है, तो क्या करेंगे आप? सर वो चीज़ें याद आती कि भरा नहीं जो बाहों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, और हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। मैं तो बता रहा हूँ कि दोबारा जिस दिन गलवान का मौका आया था, तो मैं अपने आप को कई बार कोसता था कि काश मैं ठीक होता और दोबारा मौका मिलता हमारे को कि मूव टू गलवान घाटी, तो अलग नज़ारे होते। ये जीना मरना ये कोई मतलब नहीं सर। हमने तो, मैं आप बता रहा हूँ, मेरा कोई आजू बाजू में भी सेना में नहीं था, कोई खानदान में कोई सैनिक नहीं है हमारे। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने हिंदुस्तान की सेना में भर्ती हुआ, और उसके बाद में मेरे को देख करके हमारे गांव में काफ़ी बंदे भर्ती हुए हैं। तो ये एक प्राउड की बात है, और ऐसा कभी भी मन में नहीं आती। यहाँ दुख तकलीफ मुझे अभी भी पीड़ा रहती है, क्योंकि मुझे चोट लगने के बाद जल्दी मेरा रिटायरमेंट हो गया। जो मैं और सेवा करना चाहता था देश के लिए, नहीं कर सका। मेरी यही तमन्ना रहती है कि मैं दोबारा भी जन्म लूँ तो इस मातृभूमि पर ही जन्म लूँ, और इस देश के एक सैनिक के रूप में ही मैं सेवा दूँ। ये मेरा एक बिल्कुल अटूट एक सपना है। और आज भी मैं इस कंडीशन में भी बहुत सैनिकों को लिए, क्योंकि पीड़ा क्या होती है, पीड़ा मैं समझता हूँ। मैं काम करते करते, जैसे मैंने घर पर काम किया, तो मेरे घर में काम करते करते मुझे एक एहसास आया कि यार बाकी आदमियों को कितनी तकलीफ होगी, बेचारे कैसे बुर्स करते हैं, कैसे करूँगा। तो मैं कई आदमियों को, तो फिर मैंने उन सैनिकों के लिए अपना, जैसे मैं बहुत प्रोग्राम में जाता हूँ छोटे से लेकर बड़े तक, तो मैंने फिर अपने सैनिकों के लिए आवाज़ उठानी शुरू किया कि नहीं यार, आप जैसे बंदों को बोला कि मेरे बहुत से सैनिक जिनको बहुत पीड़ाएँ हैं, बच्चे बड़े हो जाते, रिटायरमेंट होने के बाद में एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है, किसी को ट्राई साइकिल की ज़रूरत है। तो मैंने फिर उसके बाद में मैं उनके पास जाता हूँ, और मैंने एक काफ़ी आदमियों से मिलता हूँ, काफ़ी संस्थाओं से मिलकर उनकी हेल्प कराता हूँ। मैंने खुद ने भी एक आदर्श सैनिक फाउंडेशन बनाई, जिसके माध्यम से मैं आज भी किसी को व्हील चेयर प्रोवाइड करता हूँ। मैं तो खुद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आज भी अपनी पेंशन से 500 या 1000 रुपये पर मंथ रखता हूँ। और बाकी आप जैसे बंदों से इकट्ठा कर करके मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी का सहायता हो जाए, क्योंकि मैं जो दर्द समझ रहा हूँ, तो मुझे जो महसूस हो रहा है आम आदमी को नहीं होता। आम आदमी आज भी क्या देखता है कि यार क्या प्रॉब्लम है दीपचंद जी, आपकी इतने बड़ी मुझसे हैं यार, दिक्कत क्या हो, उसको कंडीशन नज़र नहीं आती किसी को भी कि यार इस हंसी के पीछे भी दुख दर्द है, उस दर्द को छुपा करके हम चल रहे हैं। लेकिन नहीं, लेकिन मैं इस दर्द को समझा है, और आज भी मैं इस कंडीशन में भी, मतलब मैं बैठा नहीं हूँ अभी भी, मैं अभी भी जहाँ पर भी जाता हूँ तो मेरे सैनिकों के लिए, आप जैसे बंदों को बोलता रहता हूँ कि सर सेना का सम्मान करिए, और जो दिव्यांग सैनिक हो गए उनके लिए कुछ न कुछ करिए आप, क्योंकि बहुत कुछ है सर, बहुत नकार दिए जाते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको बहुत एक प्रोग्राम में हमें बुलाया, तो यहाँ चल के ऐसे जा रहे, 2 आदमी ने मेरी हाथ पकड़ा हुआ, आगे से गाय आ गई, और वो दोनों आदमी मुझे छोड़ के भाग गए। तो आप बताइए हम कौन सी रक्षा करेंगे किसकी। तो कई बार ऐसे शब्द आते हैं, तो मैं सोचता हूँ यार, मैं आपको इसलिए तो बोलता हूँ ना, मैं आदी हो चुका हूँ यार, जिसके पास ये था इसके पास यही देगा, ये भगोड़ा थे तो भगोड़ा ही रहेंगे, मतलब। और हम वो गाय पास में से निकल के चली गई और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने बोला ना आपको। मगर इसलिए बोलता हूँ एक संतुष्टि सबसे होनी चाहिए। आज क्या होता है कि हर आदमी, हमारे पास छोटा मोबाइल है तो हम सोचते हैं बड़ा मोबाइल चाहिए, बड़ा है तो और लिया, ये छोटी गाड़ी तो वो लिया, सीमा ही नहीं ना। और मैं ये क्या सोचता हूँ कि मेरे पास शरीर होते हुए मेरा भगवान ने शरीर ले लिया, तो मैं क्या करूँ, मैं कौन सी इच्छाएं करूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, ये जो भी परमेश्वर तुमने जो छोड़ा है ना, वो भी तेरी कृपा है। हम इसी में भी आपको डंका बजा के दिखाएंगे, और भारत का परचम जरूर लहरा के दिखाएंगे आपको। तो ये चीज़ें रहती है। इसलिए मैं 2 लाइनें बोलता हूँ कि चाहे हाथ पाँव हो ना हो, चाहे हाथ पाँव हो ना हो, बच्ची ज़िंदगी में हौसले काफ़ी है, और नायक दीपचंद को देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। ये थे दीपचंद सर जी थे, जो इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि जिस तरीके से इनके साथ में हालात आने के बाद में पूरी तरह डटे रहे, अपने आप को संभाला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके जो वाइफ है, उन्होंने इनका बहुत बड़ा साथ दिया। ऐसे वाइफ को सल्यूट है, सलाम करते हैं हम कि देश के इस जवान को उन्होंने संभाला। दूसरी बात, ऐसे वीर, ऐसे जवानों की क्या आज भी हमारे देश में उतनी इज्जत हो रही है, या रिटायरमेंट के बाद वो लोग जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं, क्या हम देश के लोग का फ़र्ज़ नहीं बनता कि ऐसे नौजवानों को ढूंढा जाए, ऐसे वीरों को ढूंढा जाए
कि क्या उन्होंने देश के लिए अपने हाथ पैर गंवा दिए, या ऐसे जवानों के घर ढूंढे जाएं जिन्होंने देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। क्या उनके फैमिली के हाल है, क्या वो लोग किस रास्ते से गुजर रहे हैं, किस दौर से वो लोग गुजर रहे हैं, और उन्होंने जो अपनी जानें गंवाई हैं, अपने हाथ पैर गंवाए हैं, वो गंवाए खुद के लिए नहीं हैं, उन्होंने गंवाया है अपने देश के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए। और जैसे सर ने बताया कि सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। न्यू जनरेशन के लिए एक संदेश दिया है कि आप जो है अपने जहन से, अपने दिमाग से जहर को निकाले कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। सबने जो है अपने आप का कुछ ना कुछ हिस्सा इस देश के लिए दिया है। जब हम जो है अमन शांति से जी रहे हैं और आगे भी जीते रहेंगे। जैसे सर ने एक बहुत बड़ी बात बताई, जो बात सुनकर बड़ा गर्व महसूस हुआ कि सर ने इतना होने के बावजूद भी अपने देश का साथ नहीं छोड़ा। इनको आज भी उतना गर्व महसूस होता है कि वो देश के लिए कुछ करे। जब ऐसे लोगों से हम मिलते हैं तो पता चलता है कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि हमारे देश के नौजवान ये चीज़ों को लेकर बैठे हैं कि वो हिंदू है, वह मुसलमान है। ये जो ऐसी राजनीति अगर चलते रही तो याद रखिए हमारा देश खोखला हो जाएगा और हमारे देश को ऐसी धीमक लग जाएगी जो बड़ी नुकसान पैदा कर सकती है। और ऐसे लोगों से मिलने के बाद में एक बड़ा गर्व महसूस होता है, ऐसी चीज़ महसूस होती है कि हमारा देश कल भी अमन शांति से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम औरंगाबाद अपडेट्स की टीम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो देश के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। ऐसी फैमिली से मिलने की कोशिश करेंगे जो देश के लिए अपनी कुर्बानी देकर हमारे देश को चलाने की कोशिश करते हैं। दीप सर से मिलकर बड़ी खुशी महसूस हुई और नौजवानों को एक संदेश मिला। और हम औरंगाबाद अपडेट्स की टीम ये आपसे अपील करती हैं कि ऐसे नौजवानों का साथ दे। रिटायरमेंट के बाद इनके पास जाए, इनसे पूछे कि क्या ये दिक्कतों में अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, या फिर होने के बाद जैसे इन लोग, जैसे सर ने बताया कि होने के बाद भी जब इनको जॉब मिलती है तो जॉब मिल रही है, इनको ऐसी जॉब मिल रही है जो देश के लिए वो लोग आज भी काम कर रहे हैं। फिर औरंगाबाद अपडेट्स की टीम आपसे अपील करती है कि ऐसे नौजवानों के आप टच में रहें और देश के अंदर जो एक नासुर बना है हिंदू मुसलमान, इसको हटाकर अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश करें। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।